फाइनली आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की सीरीज और ये इस सीरीज का पहला वीडियो लेक्चर है। इसलिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम है क्या, और यही बात हमें जानने को मिलेगी चैप्टर नंबर 1 से, जो कि प्रिलिमिनरी बोले तो इंट्रोडक्टरी चैप्टर है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। और इसमें सिर्फ 2 ही सेक्शन है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। अगर आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सारे लेक्चर्स चाहिए तो वो सारे लेक्चर्स एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के वीडियो लेक्चर की सीरीज में जो भी कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, उस कंटेंट का मैंने एक बुक लॉन्च किया है हार्ड कॉपी के फॉर्मेट में, जो कि बाय पोस्ट भेजी जाएगी। अगर आपको परचेस करनी है तो परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर मैंने स्क्रीन पर डाल दिया है। बाकी क्रिमिनल लॉज जो है न्यू वाले, वो भी जल्द ही बुक के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे। और उसके बारे में ना आपको टेलीग्राम चैनल स्टडी गो विद जीनत पर मैं अपडेट दे दूंगी जल्द ही। इसलिए मेरा टेलीग्राम चैनल स्टडी गो विद जीनत जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि सारी चीजों की अपडेट मैं अपने चैनल से रिलेटेड, लीगल चीजों से रिलेटेड वहीं पर आपको प्रोवाइड करती हूँ। और ऐसे बढ़िया बढ़िया कंटेंट के लिए मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पर हम अगर इसका स्ट्रक्चर देखें भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, तो देखो सबसे पहले हमें ये पता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट जो था हमारा प्यारा प्यारा, उसमें सिर्फ 3 ही पार्ट थे। अब इसमें 4 पार्ट कर दिए इन्होंने। इंडियन एविडेंस एक्ट में टोटल 11 चैप्टर थे, बट इन्होंने अब कर दिए 12 चैप्टर। इंडियन एविडेंस एक्ट में आखिरी सेक्शन था सेक्शन 167। वहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का आखिरी सेक्शन है सेक्शन 170, जो सबसे पहली बात ये कहता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के आने से हमारा प्यारा प्यारा इंडियन एविडेंस एक्ट हो चुका है रिपील। और लेकिन ये बात ध्यान रखो कि जैसे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ, तो इस तारीख से पहले जितने भी मामले कोर्ट में पेंडिंग है, वो मामले भाई इंडियन एविडेंस एक्ट से ही गवर्न होंगे। फर्क नहीं पड़ता कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 आ गया। लेकिन 1 जुलाई 2024 के बाद से जो मामले आएंगे, उसके लिए हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 रोल प्ले करेगा। बाकी जो चैप्टर्स हैं उनके हेडर्स वही हैं जो कि पहले आपको इंडियन एविडेंस एक्ट में देखने को मिलते थे, बस सेक्शंस में चेंज है। अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो सबसे पहले पार्ट 1 इंट्रोडक्टरी टाइप है। इसमें चैप्टर नंबर 1 दे रखा है, जिसमें सिर्फ सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 है। फिर पार्ट 2 रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट के रिगार्डिंग है, जिसमें बता रखा है कि कौन से फैक्ट रेलेवेंट हैं और कौन से रेलेवेंट नहीं है। और इसके रिगार्डिंग इसमें चैप्टर नंबर 2 दे रखा है, जिसमें सेक्शन 3 से सेक्शन 50 तक के प्रोविजन है। इसके बजाय इंडियन एविडेंस एक्ट में होते थे सेक्शन 5 से 55 तक के प्रोविजन। फिर आता है पार्ट 3 प्रूफ के संबंध में, जिसमें सबसे पहले चैप्टर नंबर 3 में बता रखा है कि कौन से फैक्ट को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, जिसके रिगार्डिंग सेक्शन 51 से 53 तक के प्रोविजन दे रखे हैं। इसके बजाय इंडियन एविडेंस एक्ट में होते थे सेक्शन 56 से लेकर 58 तक के प्रोविजन। फिर पार्ट 4 में ओरल एविडेंस के रिगार्डिंग सेक्शन 54 से 55 तक के प्रोविजन दे रखे हैं। इसके बजाय इंडियन एविडेंस एक्ट में होते थे सेक्शन 59 एंड सेक्शन 60। फिर पार्ट 5 में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में सेक्शन 56 से 93 तक के प्रोविजन दे रखे हैं। इसके बजाय इंडियन एविडेंस एक्ट में होते थे सेक्शन 61 से 98 तक के प्रोविजन। फिर पार्ट 6 में बता रखा है कि किन सिचुएशंस में हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को ओरल एविडेंस पर प्राथमिकता देंगे, और इस वजह से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ओरल एविडेंस को एक्सक्लूड करेगा। इसके रिगार्डिंग इसमें सेक्शन 94 से 103 तक के प्रोविजन दे रखे हैं। इनके बजाय इंडियन एविडेंस एक्ट में होते थे सेक्शन 91 से लेकर 100 तक के प्रोविजन। फिर आता है हमारे पास पार्ट 4, जिसमें सबसे पहले चैप्टर नंबर 7 में बता रखा है कि बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है, किसके ऊपर लाई करता है, और इसके रिगार्डिंग इसमें सेक्शन 104 से 120 तक के प्रोविजन दे रखे हैं। इसके बजाय इंडियन एविडेंस एक्ट में होते थे सेक्शन 101 से लेकर 114 तक के प्रोविजन। फिर पार्ट 8 में एस्टॉपल के रिगार्डिंग सेक्शन 121 से 123 तक के प्रोविजन दे रखे हैं। इसके बजाय इंडियन एविडेंस एक्ट में होते थे सेक्शन 115 से लेकर 170 तक के प्रोविजन। फिर पार्ट 9 में विटनेसेस के बारे में दे रखे हैं सेक्शन 124 से 139 तक के प्रोविजन। इसके बजाय इंडियन एविडेंस एक्ट में होते थे 118 से लेकर 135 तक के प्रोविजन। फिर पार्ट 10 में विटनेसेस की एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग सेक्शन 140 से लेकर 168 तक के प्रोविजन दे रखे हैं। इसके बजाय इंडियन एविडेंस एक्ट में होते थे सेक्शन 136 से लेकर 166 तक के प्रोविजन। और सेक्शन 166 जो होता था, उसका रिप्लेसमेंट आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम में देखने को नहीं मिलेगा। फिर पार्ट 11 में आपको जानने को मिलेगा कि अगर एविडेंस को इम्प्रॉपरली एडमिट और रिजेक्ट कर दिया जाता है और फिर जजमेंट दिया जाता है, तो उसका क्या इंपैक्ट होगा। और इसके रिगार्डिंग इसमें सिर्फ एक ही सेक्शन है, सेक्शन 169, जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट का लास्ट सेक्शन 167 होता था। फिर आता है हमारे पास न्यूली इंसर्टेड चैप्टर नंबर 12, जिसमें रिपील एंड सेविंग दे रखे हैं, और इसमें सिर्फ एक ही सेक्शन है, सेक्शन 170, जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का आखिरी सेक्शन है।
इसकी थोड़ा हिस्ट्री पर अगर हम लोग जाएं तो जैसे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम रिप्लेस किया है इंडियन एविडेंस एक्ट को। तो इंडियन एविडेंस एक्ट, ये जो कानून था, ये हमारा ब्रिटिशर्स के टाइम पर इंट्रोड्यूस किया गया था बाय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इसको इंट्रोड्यूस करने के पीछे जो क्रूशियल रोल प्ले किया था वो किया था सर जेम्स स्टीफन ने, इसलिए इनको कहते हैं इसका फाउंडर। और फिर होता क्या है कि जैसे जो ब्रिटिशर्स ने लॉज बनाए थे उनको रिप्लेस करने का इंटेंशन हमारी पार्लियामेंट जाहिर करती है, और इसलिए 11 अगस्त 2023 को यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इंट्रोड्यूस करते हैं 3 न्यू बिल, जिसमें से भारतीय न्याय संहिता बिल आईपीसी को रिप्लेस करने के लिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल सीआरपीसी को रिप्लेस करने के लिए, भारतीय साक्षी अधिनियम बिल इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करने के लिए। बट इनमें कुछ खामियां होती हैं, इसलिए इनको विड्रॉ किया जाता है और फिर री इंट्रोड्यूस किया जाता है 12 दिसंबर 2023 को। फिर लोकसभा में ये पास होता है 20 दिसंबर को, एंड देन राज्यसभा में 21 दिसंबर को। देन जो हमारी प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, वो इसको अपनी असेंट देती हैं 25 दिसंबर 2023 को। और इसीलिए इन तीनों अधिनियम की इनेक्टमेंट डेट है 25 दिसंबर 2023, और ये तीनों अधिनियम लागू हुए 1 जुलाई 2024 से। बाकी ये चीज तो सभी को पता ही है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम लेक्स फोरी है, यानी कि लॉ ऑफ एक्शन। ये चीज कई बार आपके प्रीवियस ईयर में पूछी भी जा चुकी है। इसमें आपके 170 सेक्शंस हैं, 12 चैप्टर्स हैं, 4 पार्ट्स हैं। ये चीज स्ट्रक्चर से ही क्लियर हो गई होगी। इसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की तरह और सीपीसी की तरह प्रोसीजरल लॉ की कैटेगरी में रखा गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता क्रिमिनल प्रोसीजर के बारे में है, वहीं सीपीसी सिविल प्रोसीजर के रिगार्डिंग है। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम साक्ष्यों से संबंधित, एविडेंस से संबंधित जो प्रोसीजर होता है उसको गवर्न करता है, चाहे आपका क्रिमिनल प्रोसीजर हो चाहे आपका सिविल प्रोसीजर हो। दोनों ही जगह एविडेंस वगैरह लिए जाते हैं, तभी तो मतलब पता चलता है कि जजमेंट क्या दिया जाना चाहिए। तो जो एविडेंस है उसके रिगार्डिंग जितने भी जनरल प्रिंसिपल्स एंड रूल्स वगैरह थे उनको कंसोलिडेट करके एक जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम के रूप में प्रोवाइड किया गया है, ताकि फेयर ट्रायल हो सके, ताकि पता चल सके कि क्या चीजें हैं जो एविडेंस में दी जानी चाहिए, क्या चीजें हैं जो एविडेंस में नहीं दी जानी चाहिए, कौन है जो एविडेंस दे सकता है, कौन है जो एविडेंस नहीं दे सकता है, एविडेंस देने का क्या तरीका होता है। मतलब एविडेंस के इर्द गिर्द की जो भी चीजें हैं वो चीजें गवर्न होती हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम से, और ये प्रैक्टिकली लगता है हमारे कोर्ट्स में, प्रोसीजर में। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये प्रोसीजरल लॉ है। और इससे ना छटनी हो जाती है कि ये जो फैक्ट्स हैं प्रूव किए जा सकते हैं कोर्ट में, ये फैक्ट हैं ये प्रूव नहीं किए जा सकते हैं। तो उसी हिसाब से जो पार्टीज हैं वो फैक्ट वगैरह प्रस्तुत करती हैं कोर्ट के समक्ष, ताकि जो कोर्ट है उन फैक्ट को आधार बना के सच्चाई का पता लगा सके, और जितना सटीकता से हो सकता है उतना सटीकता से जस्टिस वगैरह दे सके, और फालतू चीजों पर टाइम वेस्ट होने से कोर्ट का बच जाए। क्योंकि अगर ये चीज फिक्स ना की जाए कि क्या एविडेंस में दिया जा सकता है क्या नहीं, तो फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी ना, कोई कुछ भी उठाकर ले आया करेगा कोर्ट में। तो इस चीज से बचने के लिए हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम काफी सारी चीजें आपको क्लियरली बताता है एविडेंस के रिगार्डिंग। अब एक चीज और जान लो, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जैसे कि आपको 4 पार्ट देखने को मिल रहे हैं, तो ये 4 पार्ट आखिर हुए कैसे? तो जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट होता था ना, उसमें पार्ट 1 होता था, जिसमें चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 दोनों ही दे रखे थे। चैप्टर 1 में प्रिलिमिनरी सेक्शन 1 से सेक्शन 4, एंड चैप्टर 2 में रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट सेक्शन 5 से सेक्शन 55। बट इन्होंने ना इस पार्ट 1 को डिवाइड कर दिया और किया ये कि चैप्टर नंबर 1 को इन्होंने रख दिया पार्ट 1 में और चैप्टर नंबर 2 को इन्होंने रख दिया पार्ट 2 में। बाकी सब कुछ वही है, बस सेक्शंस नंबर थोड़ा चेंज है। चेंज ऐसे हैं कि जो पार्ट 1 है उसमें सेक्शन 1 तो लगभग वही है, थोड़े से चेंजेस के साथ, जो कि भाई हम डिस्कस करेंगे। और सेक्शन 2 का इन्होंने क्या किया, हुआ ये कि इंडियन एविडेंस एक्ट में जो आपका सेक्शन 2 था वो तो रिपील था, सेक्शन 3 में डेफिनेशंस दे रखी थी, और सेक्शन 4 में मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ, ये तीनों की डेफिनेशन दे रखी थी। तो सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 इंडियन एविडेंस एक्ट का कंबाइन करके इन्होंने दे दिया सेक्शन 2 में, जिसमें इन्होंने अल्फाबेटिकली सारे टर्म्स को अरेंज करके डिफाइन कर दिया है ABCD करके क्लोज में। सेक्शन 3 में हमें कोई इस तरह के क्लोज देखने को नहीं मिलते थे जो यहाँ पर हमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 2 में देखने को मिलेंगे। और इसीलिए अगला जो चैप्टर आपका स्टार्ट होता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में वो होता है सेक्शन 3 से और जाता है सेक्शन 50 तक। रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में चैप्टर नंबर 2 में है ये, और इसको इन्होंने पार्ट 2 में रख दिया है। ऑलराइट, तो इस तरह से यहाँ पे ये 4 पार्ट कर दिए इन्होंने। सेक्शन 1 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का बताता है पहली चीज कि इसका शॉर्ट टाइटल क्या है।
इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। दूसरी चीज एक्सटेंशन, बोले तो विस्तार, जो कि अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तीसरी चीज कमेंसमेंट डेट, जो कि है 1 जुलाई 2024। इसी तारीख से भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हुआ। कहां पर लागू हुआ? एक्सटेंशन बताओ। तो लागू हुआ कहां पर? पूरे इंडिया में। पूरे इंडिया में किस जगह पर लागू होगा ये भी तो पता होना चाहिए ना। ये लागू होगा कोर्ट में चलने वाली सभी जुडिशियल प्रोसीडिंग पर, और कोर्ट में इन्होंने इंक्लूड माना है कोर्ट मार्शल को भी। पहले यहां पर लिखा होता था ना, उन कोर्ट को छोड़कर जो कि मेंशन है आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, नेवल एक्ट में, तो वो चीज यहां पर इन्होंने हटा दी, और उसको हटा के यहां पर इन्होंने ये चीज मेंशन की है कि कोई भी कोर्ट जिसमें कोर्ट मार्शल भी इंक्लूड है, उनमें चलने वाली सभी जुडिशियल प्रोसीडिंग के ऊपर इंडिया में लगेगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो अब जुडिशियल प्रोसीडिंग का मतलब भी पता होना चाहिए। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग का मतलब हमें देखने को मिलता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज एम में। यहाँ पे कह रहे हैं कि जुडिशियल प्रोसीडिंग में इंक्लूड होती है कोई भी प्रोसीडिंग जिसमें क्या होता है, लीगली ओथ पर एविडेंसेस वगैरह लिए जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है मजिस्ट्रेट और कोर्ट के समक्ष चलने वाली इंक्वायरी, ट्रायल, हियरिंग वगैरह। तो ये सब जुडिशियल प्रोसीडिंग के एम्बिट में आता है। तो ये चीज तो क्लियर है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहां लगता है, कहां अप्लाई होता है। अब ये और जान लो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहां पर एक्सटेंड नहीं होगा, कहां अप्लाई नहीं होगा। किसी भी कोर्ट या उसके ऑफिसर के समक्ष पेश किए जाने वाले एफिडेविट पर नहीं लगेगा, ना ही ये आर्बिट्रेटर के समक्ष चलने वाली प्रोसीडिंग पर लगेगा, और ना ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम डिसिप्लिनरी और डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग पर लगता है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपने खुद के इंटरनल पॉलिसी और गाइडलाइंस वगैरह सेटअप किए होते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी डिसिप्लिनरी और डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग को गवर्न करते हैं। तो इसलिए वहां पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम नहीं लगता है। और ऐसा कहा गया था स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेज रतन सिंह के केस में, साथ ही केएल शिंदे वर्सेज स्टेट ऑफ मैसूर के केस में। नेक्स्टली, भारतीय साक्ष्य अधिनियम अप्लाई नहीं होता है स्ट्रिक्टली उन प्रोसीडिंग्स पर जो चलती हैं डोमेस्टिक ट्रिब्यूनल्स में एंड इनकम टैक्स अथॉरिटीज के समक्ष। सेक्शन 2 में सबसेक्शन 1 में क्लोज ए से लेकर एल तक दे रखे हैं, जिनमें अल्फाबेटिकली काफी सारे टर्म्स को डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले क्लोज ए में बोल रहे हैं कि कोर्ट में इंक्लूड होते हैं सारे के सारे जजेस, सारे के सारे मजिस्ट्रेट और सारे के सारे वो पर्सन जिनको लीगली अथॉरिटी मिली है कि भैया जाओ, कोई बात नहीं, आप एविडेंस ले सकते हो, एविडेंस ले आओ। जैसे कि आप पढ़ते हो सीआरपीसी में, सीआरपीसी मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कमीशंस वगैरह भेजे जा रहे हैं एविडेंस वगैरह लेने के लिए, और आपने ऑर्डर 26 में पढ़ा है सीपीसी में कि कमीशन भेजे जा रहे हैं एविडेंस वगैरह लेने के लिए, और काफी सारे पर्पसेस के लिए भेजे जाते हैं कमीशन। तो एविडेंस लेने के लिए कमीशन जो भेजे जा रहे हैं उनको भी हम यहाँ पर ना कोर्ट ही मानते हैं। ऑलराइट, अब ये भी जान लो कि कोर्ट में कौन है जो इंक्लूड नहीं होंगे। तो आर्बिट्रेटर जो होते हैं वो इंक्लूड नहीं होंगे, और ना ही इनकम टैक्स ऑफिसर, क्योंकि इनकम टैक्स ऑफिसर के समक्ष इनकम टैक्स एक्ट के तहत जो प्रोसीडिंग चलती है उनको हम जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं मानते हैं, तो इसलिए हम इनकम टैक्स ऑफिसर को भी कोर्ट नहीं मानते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान रखो BHL, ये 3 क्लोज, क्योंकि क्लोज बी में डिफाइन किया गया है कंक्लूसिव प्रूफ, H में डिफाइन किया गया है मे प्रिज्यूम, L में डिफाइन किया गया है शेल प्रिज्यूम। और ये तीनों टर्म्स हम लोग प्रिजम्पशन के बारे में जब डिस्कस करते हैं ना, तब एक साथ डिस्कस करते हैं, तो अभी हम इनको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब हम सीधा आ जाते हैं डिसप्रूव पे, क्लोज सी में जिसको डिफाइन किया गया है। डिसप्रूव का मतलब क्या? डिसप्रूव का मतलब ये है कि हम किसी फैक्ट को तब मानेंगे कि वो डिसप्रूव हो गया है जब कोर्ट के समक्ष जो मैटर्स हैं उनको कंसीडर करने के बाद कोर्ट या तो ये विश्वास करती है कि वो फैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, या फिर कंसीडर करती है कि उस फैक्ट का ना होना इतना ज्यादा पॉसिबल है कि एक प्रूडेंट मैन भी पर्टिकुलर मामले के सर्कमस्टांसेस के तहत इस सपोजिशन में एक्ट करना चाहिए कि भाई ये तो तथ्य एग्जिस्ट ही नहीं करता है। देन मान लेंगे कि वो तथ्य हो गया है डिसप्रूव। वही प्रूव्ड डिसप्रूव्ड के बिल्कुल उल्टा है। प्रूव्ड को डिफाइन किया गया है क्लोज डी में। ये कह रहे हैं कि एक फैक्ट प्रूव किया गया है ऐसा तब कहा जाएगा जब कोर्ट मैटर्स जो उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं उनको कंसीडर करने के बाद या तो ये विश्वास करती है कि ये तो तथ्य एग्जिस्ट करता है, या फिर कंसीडर करती है कि इसका होना इतना ज्यादा पॉसिबल है, प्रोबेबल है कि एक प्रूडेंट मैन पर्टिकुलर केस के सर्कमस्टांसेस के तहत इस सपोजिशन में एक्ट करना चाहिए कि भाई ये तो एग्जिस्ट करता है। देन जैसा कि वो एग्जिस्ट करता है तो फिर उसको मान लेगी कि ये तथ्य हो गया है प्रूफ्ड। और यहां पर प्रूफ किए जाने का मतलब ये नहीं है कि मैथमेटिकल लेवल पर जाकर आप प्रूफ करो या साइंटिफिक लेवल पर आप प्रूफ करो कोई पर्टिकुलर फैक्ट, बल्कि करना क्या है कि फैक्ट को उतना प्रूफ करना है ताकि एक रीजनेबल मैन किसी कंक्लूजन पर पहुंच सके। और ये चीज कही गई थी विजय सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में।
क्लोज आई में डिफाइन किया गया है नॉट प्रूव्ड को, यानी कि वो तथ्य जो कि ना तो प्रूव किया गया है ना ही डिसप्रूव किया गया है, तो हम उसको कहेंगे नॉट प्रूव्ड। तो ये तीनों टर्म्स एक साथ पढ़नी चाहिए, डिसप्रूव्ड, प्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड। और इनको याद कैसे रखना है कि ये कौन कौन से क्लोज में डिफाइन है, तो इसके लिए एक ट्रिक है CJI। क्लोज सी में हो गया डिसप्रूव, क्लोज जे में हो गया प्रूव्ड, आई में हो गया नॉट प्रूव्ड। मेरा आप लोगों से सवाल है कि पोलियो वाली जो गेट पर लिखकर जाती है, क्या वो डॉक्यूमेंट है? रास्ते में आपने कई पोस्टर लगे हुए देखे होंगे, क्या वो डॉक्यूमेंट है? और इस तरह से पत्थर के साइन बोर्ड बने हुए होते हैं जिसमें ऐसा भी लिखा होता है कि इतने किलोमीटर दूर है ये पर्टिकुलर जगह, तो क्या वो भी डॉक्यूमेंट है? बचपन में हम लोग पता क्या करते थे, अपनी हाइट को दीवार पर मार्क करके नापते थे कि अब इतनी बढ़ गई, अब इतनी बढ़ गई, अब इतनी बढ़ गई, और एक टाइम आया कि वो उस मार्क से ऊपर बढ़ ही नहीं रहा, अब वो उस मार्क पर ही अटकी रह गई है। तो ये जो दीवार पर हम अपनी हाइट नाप रहे थे मार्क लगा लगा के, क्या ये भी डॉक्यूमेंट है? पुराने टाइम में हम लोग क्या करते थे, जो नंबर है दीवार में लिख देते थे कि ये इसका नंबर है, ये उसका नंबर है, इस तरह से। तो क्या वो भी डॉक्यूमेंट है? तो इसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर क्लोज डी कहता है कि डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है। डी फॉर डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का मतलब है कि किसी भी सब्सटेंस पे, कोई कागज, कोई कपड़ा, कोई गत्ता, कोई लकड़ी का टुकड़ा, कोई वॉल, कोई गेट वगैरह, तो मतलब किसी भी इस तरह के सब्सटेंस पे अगर कोई मैटर लेटर्स के थ्रू, फिगर्स के थ्रू, मार्क के थ्रू, या किसी भी अदर तरीके से, या इनमें से एक से ज्यादा किसी भी तरीके से एक्सप्रेस किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है या रिकॉर्ड किया गया है, और इसके पीछे इंटेंशन है उस मैटर्स को यूज किया जाए या यूज किया जा सके फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर, एंड उसमें इंक्लूड होता है इलेक्ट्रॉनिकली या डिजिटली कोई चीज रिकॉर्ड की गई है ना, तो वो भी। तो यहाँ पर जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो इसका आंसर यही है कि ये सब चीजें डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि कोई कागज के टुकड़े में लिखा हुआ है चीज तो वो डॉक्यूमेंट माना जाएगा। उसके अलावा काफी सारी चीजें हैं, कहीं पर भी कोई चीज एक्सप्रेस की गई है ना, मान लिया जाएगा कि ये पर्टिकुलर चीज डॉक्यूमेंट है। तो एग्जाम्पल है डॉक्यूमेंट के कि कोई भी राइटिंग या कहीं पर भी वर्ड्स प्रिंट किए गए हैं, लिथोग्राफ किए गए हैं, फोटोग्राफ किए गए हैं, तो वो भी डॉक्यूमेंट है। कोई मैप, प्लान, डॉक्यूमेंट है। कोई इंस्क्रिप्शन मेटल प्लेट पर या स्टोन पर किया गया है, जैसे कि स्टोन पर आपने देखे होंगे अशोक के शिलालेख वगैरह, ये भी डॉक्यूमेंट है। कैरिकेचर मतलब हंसाने वाली जो पिक्चर्स होती हैं, वो भी डॉक्यूमेंट में आते हैं। एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो ईमेल में पड़ा हुआ है, या कोई सर्वर लॉग्स या डॉक्यूमेंट जो कि कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्टफोन में पड़े हैं, या फिर मैसेजेस, वेबसाइट, लोकेशनल एविडेंस एंड वॉइस मेल मैसेजेस जो स्टोर किए गए हैं डिजिटल डिवाइस में, ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं। और यहाँ पर जितना भी मैंने इस कलर से, ये पिंक और पर्पल का मिक्सचर लग रहा है, जो भी कलर है ये इस कलर से लिखा हुआ है और नीचे से डॉट डॉट वाली अंडरलाइन से अंडरलाइन किया हुआ है, वो सारी चीजें ना पुराने वाले इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं थी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ये न्यूली ऐड की गई हैं। ओके, तो ये हो गया आपकी डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन। क्लोज ई डिफाइन करता है एविडेंस को। ई फॉर एविडेंस। एविडेंस का मतलब होता है, और उसमें इंक्लूड होता है ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओरल एविडेंस के रिगार्डिंग दे रखा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में चैप्टर नंबर 4, जिसमें सेक्शन 54 एंड 55 है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 5, जिसमें सेक्शन 56 से 93 तक के प्रोविजन दिए गए हैं। ओरल एविडेंस का मतलब है वो सारे स्टेटमेंट जिसमें आपके इलेक्ट्रॉनिकली भी जो पेश किए जा रहे हैं ना, वो भी स्टेटमेंट इंक्लूड है, जो फैक्ट के संबंध में इंक्वायरी के दौरान कोर्ट ने परमिट किए हैं या रिक्वायर किए हैं विटनेस के द्वारा दिए जाने। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो कोर्ट में कोई विटनेस आ नहीं सकता है, बहुत दूर है, तो कोर्ट ने परमिशन दे दी कि कोई बात नहीं, इसके ना एविडेंस हम लेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, मतलब ये जो अपनी गवाही है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू देगा। तो अब ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जब अपनी गवाही दे रहा है, तो कल के दिन अगर ये कोर्ट में आता तब भी ये मुंह से बोल कर ही तो दे रहा ना गवाही, तो इसको हम ओरल एविडेंस ही मानेंगे। इसके अलावा जो डम्ब विटनेस होता है, क्योंकि वो बोल नहीं सकता है, तो अब वो कोर्ट में किसी और तरीके से अपनी गवाही देगा, लिखकर या फिर साइन वगैरह करके, तो अगर वो बोल सकता तो वो बोल कर देते ना अपनी गवाही, तो इसलिए हम उसके एविडेंस को भी हम ओरल एविडेंस मानते हैं अंडर सेक्शन 125 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। वहीं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का मतलब है कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए जो सारे डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए जाते हैं, जिसमें आपके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डिजिटल रिकॉर्ड भी इंक्लूड होते हैं, उन सब को हम मानते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। पहले यहाँ पर इंसर्ट किया गया था इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड टर्म IT एक्ट 2000 के द्वारा, जो कि इफेक्ट में आया था 17 अक्टूबर 2000 से। वहीं डिजिटल रिकॉर्ड 2023 में यहाँ पर ये चीज़ इंक्लूड की गई है। तो ये जितने भी मतलब इस कलर से लिखी हुई चीज़ें आपको दिखेंगी ना, ये न्यूली इंसर्टेड चीज़ें हैं 2023 में जो इंक्लूड की गई हैं।
बाकी एविडेंस ये टर्म डिराइव हुई है लैटिन टर्म एविडरा से, जिसका मतलब होता है टू सीम, टू डिस्कवर क्लियरली, टू असर्टेन, टू प्रूव। सामन का कहना है कि वो फैक्ट जो पोजेस करते हैं प्रोबेटिव फोर्स कहलाते हैं एविडेंस। ये जो डेफिनेशन है सामन की, ये पूछ ली जाती है, तो इसको एज इट इज ही याद रखो। टाइलर का कहना है कि एविडेंस का मतलब होता है किसी मैटर या फैक्ट की सच्चाई पता लगाने के लिए, जैसे कि वो जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन को सबमिट किया गया है कि ये जो मैटर है, ये जो फैक्ट है, इसकी सच्चाई का पता लगाया जाए। तो उस मैटर या फैक्ट की सच्चाई को जो भी तरीके से हम प्रूव कर रहे हैं, डिस्प्रूव कर रहे हैं, वो चीज ही तो एविडेंस है। अब एविडेंस में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं ये भी जान लो। स्नीफर डॉग जो मतलब खोजी कुत्ते होते हैं, उनके द्वारा जो एविडेंस जुटाए जाते हैं वो भी एडमिसेबल होते हैं एविडेंस में, साइंटिफिक एविडेंस के रूप में, बट उनका एज सच उतना वेट नहीं होता है कि मतलब डायरेक्टली उनके आधार पे कन्विक्शन दे दिया जाए। ये कहा गया था अब्दुल रजाक वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में। इसके अलावा जो सीसीटीवी फुटेज होते हैं वो स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ एविडेंस होते हैं, जिनसे ना प्रूव किया जा सकता है कि भाई साहब एक्यूज तो क्राइम सीन पर प्रेजेंट था, या फिर वो क्राइम सीन पर जो चीज किया, लाइक किसी पर्टिकुलर पर्सन को मारा या चोरी करता हुआ सीसीटीवी फुटेज में वो देखा गया। तो ये स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ एविडेंस माने जाते हैं। ये कहा गया था टोमेसो ब्रूनो वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। और इस तरह के एविडेंस को प्रोड्यूस करने का जो जिम्मा होता है वो होता है प्रोसिक्यूशन साइड का। अब सवाल ये आता है कि क्या एफआईआर सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस होती है? तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है ऐसा एविडेंस जिसके आधार पे एक्यूज को कन्विक्ट किया जा सकता है। तो जो एफआईआर है वो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं होती है। इससे सिर्फ हम क्या करते हैं, जो एफआईआर में इंफॉर्मेंट ने बातें दर्ज करवाई हैं उसकी उन बातों को कॉरोबरेट करते हैं अंडर सेक्शन 160 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट का पहले होता था सेक्शन 157। सेकेंडली, हम उसकी उन बातों को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए भी यूज करते हैं सेक्शन 148 के तहत, जो कि पहले होता था इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 145, कि भाई पहले तो इसने एफआईआर में ये बात कही और अब ये कुछ और बात कह रहा है, इस तरह से कॉन्ट्रडिक्शन करने के लिए। बाकी एफआईआर कोई सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। ये कहा गया था सी मंगेश वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के केस में। नेक्स्टली, जो टेप रिकॉर्डिंग्स होती हैं उनको क्या माना जाए, तो उनको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एंड रेस जस्ट के रूप में माना जाता है एडमिसिबल। ये कहा गया था आरएम मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो एविडेंस लिए जाते हैं, रिकॉर्ड किए जाते हैं, उनको भी मान्यता दी थी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस प्रफुल्ल बी देसाई के केस में। इसके अलावा पप्पू यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में, मोहम्मद अजमल कसाब वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में। और बाकी ओरल एविडेंस की डेफिनेशन में इलेक्ट्रॉनिकली वर्ड 2023 में जैसे कि ऐड कर दिया गया है, तो अपने आप ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो एविडेंस लिए जाते हैं वो ओरल एविडेंस की संज्ञा में आ गए हैं। क्लोज एफ में बताया रखा है फैक्ट का मतलब। फैक्ट का मतलब होता है कोई भी चीज, चाहे वो मैं हूं, आप है, या हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हैं, सब कुछ फैक्ट है। और उन चीजों की अवस्था, स्टेट, ये भी एक फैक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने अपना कंप्यूटर लिया था वो बहुत ज्यादा स्पीड में चलता था, तो ये तब उसकी अवस्था थी कि वो स्पीड में चलता था। और अब 5-6 साल हो चुके हैं तो उसकी स्पीड बहुत कम हो गई है। तो अब प्रेजेंट में उसकी क्या अवस्था है? अब तो अवस्था यह है कि वो बहुत स्लो चलता है, तो ये भी एक फैक्ट है। ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है, तो पंखा चल रहा है, ये पंखे की गतिशील अवस्था है। नीचे बेबी सो रहा है तो बेबी विरामा अवस्था में, ये भी एक फैक्ट है। मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, मेरा शरीर इस वजह से सुस्त हो गया है, तो ये मेरे बॉडी की अवस्था है कि मेरा जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा सुस्त हो गया है। या फिर मेरा माइंड बहुत तेज काम कर रहा है क्योंकि कल एग्जाम है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी सब कुछ पढ़ ले रही हूँ, तो ये मेरे माइंड की अवस्था है कि मेरा माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका है। ये सब कुछ एक फैक्ट है। और हर एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ जो रिलेशन होता है ये भी एक फैक्ट है। आपका आपके पेरेंट्स के साथ जो रिलेशन है, पेरेंट्स का आपके साथ, समाज का हमारे साथ, हमारा समाज के साथ, हमारा हमारे पेट एनिमल के साथ, ताले का चाबी के साथ, मोबाइल का चार्जर के साथ, ये सब कुछ फैक्ट है। जो भी चीज़ और उस चीज़ की अवस्था और उस चीज़ का रिलेशन हम अपने सेंसेस से महसूस कर सकते हैं, वो सब कुछ फैक्ट है। और अगर हम उसको टच कर सकते हैं तो तब वो माना जाएगा फिजिकल फैक्ट, और अगर हम उसको टच नहीं कर सकते हैं तो तब वो आएगा साइकोलॉजिकल फैक्ट की कैटेगरी में। लाइक हम किसी मेंटल कंडीशन को लेकर कॉन्शियस हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा हैं, मतलब इमोशनली अटैच हैं किसी पर्सन के लिए, सीरियस हैं, तो ये आपकी फीलिंग है किसी पर्सन के प्रति।
तो ये भी एक फैक्ट है। या आप किसी से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, ये भी एक फैक्ट है। या आप किसी के लिए गुड फेथ में एक्ट कर रहे हैं, या उसके साथ आप धोखा कर रहे हैं, आपकी इंटेंशन अच्छी है बुरी है, ये सब आपके साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं। अब यहाँ पर ये जो इलस्ट्रेशंस हैं इनको हम एक शायरी से डिस्कस करेंगे, और उस शायरी का हर एक पॉइंट और हर एक इलस्ट्रेशन आपने खुद कनेक्ट करनी है। ओके, तो शुरू करते हैं हमारी शायरी। बैकग्राउंड म्यूजिक प्लीज। रखे थे हमने भी कभी किताबों में उनके दिए गुलाब, सुना था हमने देखा नहीं उन्होंने हमसे हंसी कोई और ख्वाब। लफ्जों की तराजू में तोल कर देते थे हम उनके सवालों के जवाब, उनकी राय में हमारे अलावा शायद ही कोई और होगा लाजवाब। नेक नियति थी हमारी, धोखा हमारी फितरत में नहीं, जो भी लफ्ज कहे थे मैंने वो हकीकत थे काल्पनिक नहीं। अब न पूछो प्यार था या नहीं, क्योंकि वक्त बीतने के साथ जो एहसास था शायद रहा नहीं या फिर गुम हो गया कहीं। तो यहाँ पर इस शायरी में एक एक पॉइंट जो है वो सब कुछ फैक्ट है। बाकी किसी पर्सन की क्या रेपुटेशन होती है ये भी एक फैक्ट है। क्लोज जी डिफाइन करता है फैक्ट एंड इशू को। फैक्ट एंड इशू का मतलब होता है कोई भी फैक्ट जो या तो खुद अकेले ही या फिर दूसरे फैक्ट के साथ कनेक्ट होके क्या कर रहा है, किसी राइट, लायबिलिटी या डिसेबिलिटी के होने को या ना होने को या उसके नेचर को या उसके एक्सटेंट को अजर्ट कर रहा है, बोले तो स्वीकार कर रहा है कि हाँ ये चीज़ है, या फिर डिनाई कर रहा है, मना कर रहा है, इनकार कर रहा है, वो भी कहाँ पर, सूट में या किसी प्रोसीडिंग में। ओके, तो तब वो फैक्ट बन जाता है डिस्प्यूटेड पॉइंट, जिसको कोर्ट ने करना होता है डिसाइड। और इसलिए हम इस चीज को कहते हैं कि ये फैक्ट तो इशू में है, इस फैक्ट पर विवाद है, उस फैक्ट को हम कहते हैं फैक्ट इन इशू। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ए बोलता है कि ये पर्टिकुलर जमीन ए की है, बट जो बी है वो कहता है कि नहीं ये जमीन तो बी की है। तो अब ये सवाल कि ये जमीन है किसकी, क्योंकि ए कह रहा है कि वो ए की है, यानी कि ए अपना राइट होना अजर्ट कर रहा है उस जमीन पे, बट जो बी है वो बी के इस राइट के होने को डिनाई कर रहा है। तो अब ये चीज फैक्ट एंड इशू है कि जमीन ए की है या ए की नहीं है। अब इस डिस्प्यूटेड पॉइंट को ही कोर्ट डिसाइड करेगी। तो अल्टीमेटली वो पॉइंट्स जो कि कोर्ट ने डिसाइड करने होते हैं, जो इशू में होते हैं, जो डिस्प्यूटेड होते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं फैक्ट एंड इशू। और फैक्ट एंड इशू जो हैं आपके ये फ्रेम किए जाते हैं सिविल मामलों में, वही क्रिमिनल मामलों में इनकी जगह होते हैं चार्जेस फ्रेम। क्लोज एच मे प्रिज्यूम को डिफाइन करता है, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्लोज आई में नॉट प्रूव, क्लोज जे में प्रूव्ड, ये दोनों हमने डिस्कस कर लिया है। क्लोज के डिफाइन करता है रेलेवेंट को। रेलेवेंट का मतलब है उन फैक्ट से जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के चैप्टर नंबर 2 में सेक्शन 3 से लेकर 50 तक के प्रोविजन में बताए गए हैं रेलेवेंट। ऑलराइट, अब यहाँ पर क्लोज एल डिफाइन कर रहा है शेल प्रिज्यूम को। तो अब हम सीधा डिस्कस करेंगे प्रिजम्पशन, जिसमें कवर होंगे आपके 3 टॉपिक, मे प्रिज्यूम, शेल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ। प्रिजम्पशन का मतलब क्या होता है? प्रिजम्पशन मतलब एक तरह के अनुमान होते हैं जो कोर्ट लगाती है, किस बारे में, किसी फैक्ट के होने के बारे में या ना होने के बारे में। और ये जो अनुमान कोर्ट लगाती है ये 3 तरह के होते हैं। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, फैक्ट के बारे में अनुमान, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, विधि के बारे में अनुमान, मिक्स्ड प्रिजम्पशन, यानी इन दोनों का मिक्सचर। बेसिकली एग्जाम में आपके 2 तरह की प्रिजम्पशंस पूछी जाती हैं, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट एंड प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि फैक्ट के रिगार्डिंग प्रिजम्पशन लगाई क्यों जाती है, उसका आधार क्या होता है। तो आधार होता है लॉजिक, ह्यूमन एक्सपीरियंस, लॉ ऑफ नेचर एंड प्रिवेलेंट कस्टम्स। यानी कि हम तथ्य के रिगार्डिंग अनुमान लगाते हैं अपने लॉजिक की वजह से, या अपने एक्सपीरियंस की वजह से, या प्रकृति में जो चीज़ें चल रही हैं ना उनको कंसीडर करके, या जो प्रिवेलेंट कस्टम है उनकी वजह से। वहीं जो लॉ के संबंध में प्रिज्यूम किया जाता है उसका सीधा सीधा रीजन होता है प्रोविजन ऑफ लॉ, क्योंकि प्रोविजन ऑफ लॉ में वो चीज़ कही गई है प्रिज्यूम करने के लिए। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट जो होते हैं वो हमेशा रिपिटेबल नेचर के होते हैं, यानी कि उनको खंडित किया जा सकता है। अगर कोर्ट ने कोई चीज़ फैक्ट के संबंध में प्रिज्यूम की है तो उसके कॉन्ट्ररी प्रूव करके उसको रिबट किया जा सकता है। ऑलराइट, वहीं जो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है ये 2 तरह की होती हैं। एक तो होती है रिबिटेबल नेचर की, जिनको खंडित किया जा सकता है, ऐसी विधि की अवधारणाएं। वहीं एक होती है इरिबिटेबल नेचर की, जिनको खंडित नहीं किया जा सकता है। फैक्ट के संबंध में जो प्रिज्यूम किया जाता है वो अनसर्टेन होता है, उसमें ऐसा सर्टेनिटी नहीं होती है। बट जो लॉ के रिगार्डिंग प्रिजम्पशंस हैं वो सर्टेन होती हैं एंड यूनिफॉर्म होती हैं। कोर्ट का डिस्क्रिशन अगर हम देखें तो फैक्ट के रिगार्डिंग जो प्रिजम्पशंस होती हैं उनको कोर्ट इग्नोर भी कर सकता है, ज़बरदस्ती नहीं है कोर्ट के ऊपर कि वो प्रिज्यूम ही करें।
जैसे कि आप पढ़ते हो मे प्रिज्यूम की डेफिनेशन, वहां पर जो तथ्य प्रिज्यूम करने के लिए बोला गया है, कोर्ट की मर्जी है कि उस तथ्य को तब तक प्रूव माने जब तक कि उसको डिस्प्रूव नहीं कर दिया जाता, या फिर इसके बजाय जो कोर्ट है वो पार्टी को बोल सकती है कि आप उसको प्रूव करो। ऑलराइट, तो यही है मे प्रिज्यूम का मतलब। वही जो प्रिजम्पशंस होती हैं लॉ के संबंध में, कोर्ट इनको इग्नोर नहीं कर सकता है। अगर भारतीय साक्षी अधिनियम में कहीं पर लिखा हुआ दिखेगा ना आपको शैल प्रिज्यूम, तो कोर्ट को वो तथ्य प्रिज्यूम करना ही पड़ेगा जब तक कि कोई और पार्टी उस तथ्य को डिस्प्रूव ना कर दे। ऑलराइट, तो अल्टीमेटली प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट के संबंध में जो कोर्ट है वो अपना डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल कर सकती है, ऐसे अनुमान लगाने के लिए वो बाउंड नहीं होती है। वहीं लॉ के रिगार्डिंग जो प्रिजम्पशंस होती हैं वो कोर्ट के ऊपर मैंडेटरी होती हैं प्रिज्यूम करनी। तो जहां कहीं भी आपको मे प्रिज्यूम लिखा हुआ दिखेगा भारतीय साक्षी अधिनियम में, लाइक जैसे कि सेक्शन 88, 89, 90, 92, 93, 117, 119, तो भारतीय साक्षी अधिनियम में इन सभी सेक्शंस में मे प्रिज्यूम लिखा है। और मे प्रिज्यूम को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज एच में। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जहां कहीं भी मे प्रिज्यूम वर्ड यूज हुआ है भारतीय साक्षी अधिनियम में, वहां पर जो तथ्य प्रिज्यूम करने के लिए बोला गया है, कोर्ट की मर्जी है कि उस तथ्य को तब तक प्रूव माने जब तक कि उसको डिस्प्रूव नहीं कर दिया जाता, या फिर इसके बजाय जो कोर्ट है वो पार्टी को बोल सकती है कि आप उसको प्रूव करो। ऑलराइट, तो यही है मे प्रिज्यूम का मतलब। और मे प्रिज्यूम रिपीटेबल प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है। वहीं जहां कहीं भी आपको शैल प्रिज्यूम लिखा हुआ दिखेगा, जैसे कि लिखा हुआ है सेक्शन 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 91, 108, 118, 120 ऑफ भारतीय साक्षी अधिनियम 2023, तो यहाँ जहां भी लिखा है वहां जो तथ्य बोला गया है कोर्ट को प्रिज्यूम करने के लिए, तो कोर्ट के ऊपर मैंडेटरी है उस तथ्य को प्रिज्यूम करना जब तक कि अदर पार्टी के द्वारा वो तथ्य डिस्प्रूव नहीं कर दिया जाता। तो इस तरह से जो शैल प्रिज्यूम है ये है एक रिबिटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है जिसको रिबट किया जा सकता है। वहीं क्लोज बी में कंक्लूसिव प्रूफ डिफाइन किया गया है जो कि इरिबिटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है जिसको रिबट नहीं किया जा सकता है। यानी कि अगर भारतीय साक्षी अधिनियम में कहीं पर किसी फैक्ट को दूसरे का कंक्लूसिव प्रूफ डिक्लेयर किया गया है तो उस फैक्ट के प्रूव होने के बाद बाकी को भी कोर्ट प्रूव्ड मान लेगी और उसको डिस्प्रूव करने के लिए एविडेंस अलाउ नहीं करेगी। तो कंक्लूसिव प्रूफ के संबंध में आपको देखने को मिलेगा सेक्शन 35 एंड सेक्शन 116 ऑफ भारतीय साक्षी अधिनियम। तो ये तो हो गया आपका सेक्शन 2 का सबसेक्शन 1 जिसमें हमने काफी सारे टर्म्स की डेफिनेशन डिस्कस कर ली। सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है? सबसेक्शन 2 ये कह रहा है कि जो टर्म्स भारतीय साक्षी अधिनियम में डिफाइन नहीं है बट डिफाइन है आईटी एक्ट में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में या फिर भारतीय न्याय संहिता 2023 में, तो उन टर्म्स का भी वही मतलब भारतीय साक्षी अधिनियम में समझा जाएगा। और प्रोवाइजो यही कह रहा है कि जहां कहीं भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 या भारतीय न्याय संहिता 2023 भारतीय साक्षी अधिनियम में लिखा हुआ है तो उसका मतलब होगा इनके अपडेटेड वर्जन से, जो बाद में अपडेट किया गया था ना उससे। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी गो विद जीनत को भी सब्सक्राइब करना, साथ ही मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टडी गो विद जीनत उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वहां पे काफी सारी चीजों की अपडेट, किसी भी जुडिशरी के एग्जाम के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन जो निकलती है उसके बारे में अपडेट आपको प्रोवाइड की जाती है, और साथ ही कौन कौन से सब्जेक्ट के पीडीएफ नोट अवेलेबल है वो सब कुछ डिटेल्स आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट की जाती है। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। और अगर आपको ये बुक परचेस करना है भारतीय साक्षी अधिनियम का या फिर कोई भी पीडीएफ नोट किसी भी सब्जेक्ट का, तो उसको परचेस करने के लिए ना मुझे व्हाट्सएप कर लेना या मेरी टेलीग्राम आईडी पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।